नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रेलवे प्रिपरेशन बूस्टर में। तो सभी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कट ऑफ मार्क्स के ऊपर कैटेगरी वाइज ठीक है डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि हर कैटेगरी वाइज में लगभग सभी जोन से कितनी कितनी कट ऑफ रहने वाली है। और ये जो हमारा एनालिसिस होगा वो 90,000 प्लस डेटा के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोग बता दूं कि रेलवे ने ये जो एएलपी का आंसर की 5 तारीख को यानी 5 दिसंबर को इशू किया था, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन वगैरह राइज करने की जो डेट थी वो 10-12 तक थी। ठीक है, और लगभग बहुत सारे बच्चों ने इसके ऊपर ऑलरेडी रेजिंग कर ली है। ठीक है, तो अब ये बंद हो चुकी हैं, यानी जो रेजिंग थी वो बंद हो चुके हैं, वो साइट्स बंद हो चुके हैं। और अब सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो रिजल्ट का वेट है कि रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा वेट ये है, यानी जो अभी सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी बनी हुई है वो ये कि कट ऑफ मार्क्स कितनी रहने वाली है। ठीक है, यानी कितने मार्क्स पे वो लोग आगे की तरफ सीबीटी 1 से सीबीटी 2 की ओर क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इसी प्रश्न का जो है जवाब लेकर आया हूँ कि सीबीटी 1 में कितने रॉ मार्क्स होंगे। ठीक है, आउट ऑफ 75, फिर वो कितने मार्क्स आउट ऑफ 100 बनेंगे और नॉर्मलाइज स्कोर क्या रहने वाला है कैटेगरी वाइज, कंप्लीटली कैटेगरी वाइज। और बिल्कुल ठीक है, जो पूरा डेटा है वो साइंटिफिक बेस यानी एक मेथड के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कि कोशिश ये है कि जो सटीकता है वो बिल्कुल नियरेस्ट रहे, यानी जो एक्चुअल कट ऑफ हो उसके आसपास ही डेटा बना रहे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप सभी सवालों के जो जवाब हैं वो पा सकें। और सीबीटी 2 की तैयारी करनी है या नहीं करनी है, इसकी इस बात का आंसर भी मैं इसी वीडियो में आप लोगों को दूंगा, तो बने रहें अंत तक। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आए ठीक है तो उसको लाइक जरूर कर दें। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले बात कर लेंगे हमने हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट में, क्योंकि ये हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट जो है उसका नॉर्मलाइज मार्क्स पे थोड़ा असर पड़ने वाला है। वैसे तो देखा जाए तो एवरेज मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये डिफरेंस भी जो है वो काफ़ी है, क्योंकि लगभग इजी शिफ्ट में और जो डिफिकल्ट शिफ्ट है जो 28/11 की शिफ्ट है वो सबसे इजी शिफ्ट रही थी, जिसका एवरेज 33.45 है। ये लगभग 90,000 स्टूडेंट्स का डेटा है। और जो 25/11/2024 की जो पहली शिफ्ट थी जिसका एवरेज 29.84 है वो सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट मानी जा रही है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो नॉर्मलाइज मार्क्स में ऑन बेसिस लगभग 4 से 5 मार्क्स का फर्क पैदा करेगा। ठीक है, तो इसलिए जिनका ये डिफिकल्ट शिफ्ट था उनके नॉर्मलाइज मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे। तो चांसेस ये रहेंगे कि थोड़ा कम मार्क्स होने पे भी इनका जो है वो सिलेक्शन मतलब आगे सीबीटी 2 के लिए हो जाए। और जो जिनका डिफिकल्ट इजी शिफ्ट था उनके मार्क्स नॉर्मलाइज मार्क्स में थोड़ा कम अंतर आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें कि अच्छा मैंने इस वाले इसमें जो बेस लिया है वो बिलासपुर वाला लिया है। ठीक है, वैसे बिलासपुर की कट ऑफ सबसे कम जाने के चांसेस हैं। ठीक है, कारण ये है कि यहाँ पे पोस्ट यानी नंबर ऑफ पोस्ट की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन इस बात का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे सीट्स जितनी ज़्यादा हैं फॉर्म फिलिंग भी उतनी ज़्यादा है। और फॉर्म फिलिंग का जो डेटा है, तो ध्यान देंगे, फॉर्म फिलिंग जो डेटा है वो खुद रेलवे ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो लगभग लगभग 4 लाख से ऊपर बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। यानी लगभग यहाँ पे 4,435 सीटें हैं, जिनमें की अनरिजर्व के 1861, 616 सीटें एससी की हैं, एसटी की 350, ओबीसी की 1168 और ईडब्ल्यूएस की 440 सीटें हैं। ठीक है, बाकी ये 2 जोन है, इसमें बिलासपुर में 2 जोन आते हैं, सेंट्रल रीजन आता है और ये आपका आता है जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रीजन भी आता है इसके अंदर। ठीक है, तो 462 वहां पे हैं और 3,973 सीटें मिलाकर टोटल 4,435 सीटें हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अब देखेंगे तो वैकेंसी वाइज जो अगले यानी सीबीटी 1 से सीबीटी 2 की तरफ जो बच्चे क्वालिफाई करने वाले हैं उनके नंबर कितने रहने वाले हैं, तो 15 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। तो इस हिसाब से 27,915 अनरिजर्व में
SC में 9,240, ST में 5,250, OBC के 17,520 और EWS के 6600 कैंडिडेट, यानी टोटल 66,525 कैंडिडेट्स को CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे की तरफ। अब कैटेगरी वाइज जो फॉर्म फिलिंग, ये मैंने बताया ये एक्चुअल डेटा रेलवे का डेटा है। ठीक है, जो फॉर्म फिलिंग हुई है 45,453 फॉर्म फिलिंग्स जो हैं वो अनरिजर्व की बिलासपुर से हुई हैं। ठीक है, 1,05,538 SC की, 34,236 ST की, OBC की 2,01,128 और EWS की 21,684 जो है फॉर्म फिलिंग्स हुई हैं। कैंडिडेट जो अपीयर हुए हैं ये अप्रोक्स डेटा है, ये लगभग 75% यानी 0.752 यानी 80% का जो जनरल क्राइटेरिया यानी इतने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं तो हम एक लेके चलते हैं 0.75 बेस पे। तो अनरिजर्व से हम ये मान के चल रहे हैं कि 34,090 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया होगा। SC से 79,154, ST से 25,677 और 1,50,096 OBC से और EWS से 16,263 लोगों ने एग्जाम दिया होगा। ये एक एस्टिमेशन है, अनुमान है। ठीक, तो इस हिसाब से लगभग 3,05,280 स्टूडेंट्स ने लगभग इस जोन से यानी 3 लाख के आसपास यानी लोग स्टूडेंट्स ने एग्जाम यहाँ से दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं। अब एक्चुअल डेटा जो हमें रिसीव्ड हुआ है ये रैंक गुरु का डेटा है। ठीक है, रैंक गुरु का डेटा है जहाँ से ये डेटा हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये एक्चुअल डेटा है लगभग उनके साइट्स पे जब आप URL डालते हो उससे जो आपकी रैंकिंग बन के आती है उनसे ये डेटा उन्होंने कलेक्ट करके ये प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो इस डेटा के हिसाब से लगभग 19,558 स्टूडेंट का, ठीक है, टोटल डेटा और ये कैटेगरी वाइज डेटा हमें प्राप्त हुआ है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब 19,558 स्टूडेंट्स और ये जो डेटा प्राप्त हुआ है इसके बेसिस पे एक यानी जो एक्चुअल स्टूडेंट्स में कन्वर्जन के तौर पे एक डेटा मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से कोशिश की है बनाने की। ठीक है, यानी हर कैटेगरी में लगभग कितने कितने स्टूडेंट्स ने लगभग एग्जाम दिया होगा ये एक अनुमान है। एक्चुअल बिल्कुल प्रॉपर एक्चुअल डेटा नहीं है, बट ये अनुमान के हिसाब से जो प्रोरेटेड कहते हैं, प्रोरेटेड है प्रोपोर्शनल डेटा ये बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है लगभग 3,05,783 एक्चुअल से थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि ये प्रोरेटेड है, प्रोपोर्शनल बनाया गया है एक्चुअल डेटा जो मिला है। ठीक है, उस बेसिस के ऊपर तो 34,597 स्टूडेंट यहाँ पे जो आ रहे हैं लगभग नियरेस्ट है। सभी डेटा जो है वो आसपास है। ठीक है, जो एक्चुअल डेटा से जो हमें प्राप्त हुए हैं उसके आसपास ही डेटा ये मिला बनाया गया है, प्रोपोर्शनल डेटा है। तो इससे इतने इतने स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हैं वो लगभग OBC वाले स्टूडेंट्स का है। ठीक है, उसके बाद है आपका SC का, देन फिर उसके बाद UR का और फिर ST का और फिर उसके बाद EWS का। ठीक है, सबसे कम जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया गया है वो EWS स्टूडेंट्स द्वारा किया गया है। ठीक, नंबर ऑफ सीट्स, लेकिन इनको नंबर ऑफ सीट्स पे फ़ायदा है, इसकी वजह से कट ऑफ पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस चीज़ का। नेक्स्ट, जब हम प्रोपोर्शनल डेटा को मैंने थोड़ा सा और फिल्टर करके इस बेसिस पे बनाया है कि अनरिजर्व के सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, अनरिजर्व के सभी स्टूडेंट जो है वो कट ऑफ की दौड़ में रहेंगे। उसके साथ साथ OBC के वो स्टूडेंट को मैंने अलग कर लिया है लगभग प्रोपोर्शनल यानी 15 से 20% डेटा के हिसाब से अलग कर लिया मैंने कि वो स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने एज रिलैक्सेशन यानी OBC में, SC में और ST में एज रिलैक्सेशन लेने की वजह से वो UR की जो सीट्स हैं उनके लिए क्वालिफाई उनके रेस में नहीं होंगे एज रिलैक्सेशन लेने की वजह से। ठीक, तो अब ये जो डेटा बचता है ये प्योरली अब ये वो डेटा है जो कि अनरिजर्व की दौड़ में भी शामिल हैं। ठीक है, ध्यान देंगे जिन स्टूडेंट्स OBC के स्टूडेंट्स या SC ST के स्टूडेंट्स, EWS के स्टूडेंट्स जिन्होंने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है, खासकर OBC SC और ST, क्योंकि EWS में एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, तो स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एज रिलैक्सेशन नहीं ली है वो स्टूडेंट्स के अगर मार्क्स अनरिजर्व के बराबर होते हैं तो वो अनरिजर्व की सीट्स पे ही क्वालिफाई करेंगे। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं। तो ये लगभग फिल्टर डेटा मैंने किया है और फिल्टर डेटा मैंने आप लोग बता दिया ये एज रिलैक्सेशन वाले हैं और ये जो है जिन्होंने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया तो अनरिजर्व की सीट पे भी ये क्वालिफाई करेंगे अगर उनके मार्क्स अनरिजर्व के बराबर होते हैं। तो इस बेसिस पे अब जो हमारे पास क्वालिफाइड स्टूडेंट, जो हमें क्वालिफाइड, जो रेलवे क्वालिफाइड करेगी वो इतने इतने स्टूडेंट्स को क्वालिफाइड करेगी पर कैटेगरी। अब हमारे जो डेटा के फिल्ट्रेशन के हिसाब से
40 से 45 मार्क्स के बीच में 45,832 स्टूडेंट्स बन रहे हैं और ओबीसी के 19,140, जिसमें कि हमें 17,520 लेने हैं और इस 43,000 में से 27,915 स्टूडेंट्स को लेना है। ईडब्ल्यूएस का 35 से 40 के क्राइटेरिया में पड़ रहा है 7,445, एससी का 17,821 35 से 40 में और एसटी का 30 से 35 के बीच में। और जनरली आपने अगर कट ऑफ देखा होगा तो कुछ ऐसा ही कट ऑफ, यानी लगभग नियरेस्ट टू एक्यूरेसी है, इसलिए अनरिजर्व्ड और ओबीसी में ज्यादा अंतर नहीं आता है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कंपेयर टू कम जाती है क्योंकि सीट्स भी अच्छी खासी हैं यहाँ पे। उसके बाद एससी और इस बार ईडब्ल्यूएस का लगभग आसपास ही रहने वाला और एसटी की सबसे कम जाती है। तो यहाँ पे आप डेटा वाइज देख सकते हैं कि लगातार रिड्यूसिंग यानी कट ऑफ रिड्यूस हो रही है, जो कि एक्चुअल फिगर में भी हमें नजर आता है। और कट ऑफ आएगा तो आप वहां पे देख लेना कि लगभग लगभग कुछ ऐसा ही कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम रॉ मार्क्स के बेसिस के ऊपर क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो यहाँ पे अब इंतजार खत्म हुआ आप लोगों का, जो आपने इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से अगर यहाँ तक आप वीडियो में पहुंचे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कोऑपरेट किया उन चीजों को समझने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अनरिजर्व्ड में आपका जो रॉ मार्क्स का कट ऑफ 43 से 45 मार्क्स का बनता है, ये 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे जो है शिफ्ट के डिफिकल्टी बेसिस पे हो सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रॉपर नहीं बता रहा कि 43 से 45 होंगे, ये इजी और डिफिकल्ट शिफ्ट का लगभग एवरेज है। तो आप 41 मार्क्स आप कह सकते हैं डिफिकल्ट शिफ्ट वालों के लिए और लगभग 45 कह सकते हैं आप डिफिकल्ट, तो ये लगभग ये रेंज रहेगी, ठीक है। बाकी जो मेरा डेटा है उसके हिसाब से ये एवरेज निकल के आ रहा है। ओबीसी का 40 से 43 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का 35 से 37 के बीच में और एससी का 36 से 39। ईडब्ल्यूएस से थोड़ा ज्यादा है क्योंकि इनकी फॉर्म फिलिंग्स ज्यादा हुई हैं, बच्चों ने एग्जाम अटेम्प्ट ज्यादा किया है। एसटी का 32 से 35 में। तो अगर उसे हम 100 में प्रोरेटेड करते हैं यानी प्रोपोर्शनेट करते हैं तो ये 57 से 60 आता है, 52 से 57 आता है, 47 से 50 आता है, 48 से 52 और 43 से 47। और अब फाइनल नॉर्मलाइज कट ऑफ क्या बनेगी, तो नॉर्मलाइज यूआर की 60 से 65 रहने वाली है, ओबीसी की 55 से 60, ईडब्ल्यूएस के 58 से 52, एससी का 49 से 54 और एसटी का 45 से 50। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरी कैलकुलेशंस हैं ये अच्छी रहें और लगभग लगभग, ठीक है, थोड़े बहुत जो जोन है उनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 2-4 मार्क्स का इधर उधर रह सकता है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स, फॉर्म फिलिंग, ठीक है, और क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स का उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कम है वहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी क्वालिफाई कम करेंगे, बट इसका एक और इम्पैक्ट है कि वहाँ पे नंबर ऑफ जो फॉर्म फिलिंग्स है वो भी कम है, ठीक है। बाकी एक बार नजर मार लेते हैं हम लास्ट ईयर बिलासपुर का। तो बिलासपुर का लास्ट जो 2018 में 1484 वैकेंसी थी, तो भी वहाँ पे जो कट ऑफ थी मैकेनिकल की वो 42 मार्क्स के आसपास थी और इलेक्ट्रिकल की 47 मार्क्स के आसपास थी, ठीक है। बट क्योंकि डे बाय डे, ये 2018 की बात है और वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन रूल थोड़े अलग होते थे और आपका नॉर्मलाइजेशन जो है वो कम्प्लीटली बेस्ड है आपके परसेंटाइल मार्क्स के ऊपर। तो इसलिए पिछले बार के नॉर्मलाइजेशन में और इस बार के नॉर्मलाइजेशन में और पिछली बार के कंपटीशन में और इस बार के कंपटीशन में बहुत अंतर रहने वाला है, इसलिए ये मार्क्स यहाँ पे आपको 42 दिख रहा है, बट यहाँ पे ये मार्क्स इस बार बढ़ के आएगा, ठीक है स्टूडेंट। और पेपर के पैटर्न में भी थोड़ा फर्क आया है, पेपर की डिफिकल्टी लेवल में भी फर्क आया है। तो इन सब का अगर हम वो एनालिसिस करें तो इस बेसिस के ऊपर जो इस बार की कट ऑफ है वो पहले के कंपेयर में थोड़ी हाई रहने वाली है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने के बावजूद भी। और जो एक्चुअल डेटा सामने निकल के आए हैं, ठीक है, जो लोगों ने रैंक के हिसाब से चेकिंग के लिए अपनी प्रोवाइड की है डेटा, और जो कि एक्चुअल डेटा है उसके हिसाब से जो सामने निकल कर आया है। तो आई होप ये जो है आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन बहुत ही काम की रहेगी और ये आप लोगों की हेल्प करेगी आपके CBT 1 की क्वालिफिकेशन जो आप सोच रहे हैं उनमें हेल्प करेगी, और CBT 2 की तैयारी के लिए आपको आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, या किसी और एग्जाम की तैयारी करनी है वहां पे भी हेल्प करेगी, ठीक है। बाकी मेरी एक सामान्य से कॉमन राय है, वो ये है कि आप लोग अपने CBT 2 की तैयारी, अगर आपके मार्क्स 35 से 40 के बीच में भी बन रहे हैं और आपका डिफिकल्ट शिफ्ट है तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि CBT 2 का सिलेबस जो है वो और रेलवे के और भी एग्जाम्स अभी आने वाले हैं उनसे मैच करता है, और मैच कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी उन एग्जाम्स के लिए भी होती रहेगी। बाकी इसके कुछ अलग टॉपिक्स हो सकते हैं, कुछ अलग टॉपिक हैं CBT 2 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा एक आपका स्पेशल जो फील्ड है उसका भी
अलग से एग्ज़ाम होना होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो उसकी तैयारी आप रिजल्ट आने के बाद भी जो आएगा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट कब आने वाला है और सीबीटी 2 की तैयारी किस तरीके से और कैसे करें। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को टाटा बाय बाय।